हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और आप सभी के बीच कल लॉर्ड डलहौजी का एक टॉपिक था कि हड़प नीति। तो मैंने आप सभी को सोचा बीच बीच में कुछ अलग से भी दिया जाए, और मैंने दिया भी। आप सभी लोगों ने पसंद भी किया और अच्छा लगा कि आप सभी लोग पसंद कर रहे हैं। और आज फिर से संविधान का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या, वही टॉपिक है जो अभी राष्ट्रपति चल रहे थे। अभी राष्ट्रपति बहुत लंबा है, राष्ट्रपति बहुत लंबा है, तो उन्हीं की अभी बात करेंगे हम लोग। और फिर उसके बाद आगे भाग 5 पर चर्चा अभी तो होती ही रहेगी। बट मैंने सोचा है कि आप सभी लोगों को बीच बीच पर कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं, जो एग्जाम के ओरिएंटेड हो, कि एग्जाम हॉल पर आपको उससे एग्जाम में प्रश्न दिखे, इसलिए मैंने वो टॉपिक डाले और बीच बीच में डालते भी रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहते हैं कोई भी लक्ष्य स्टूडेंट के साहस से बड़ा नहीं होता है, हारा वही स्टूडेंट है जो लड़ा नहीं है। ये सिर्फ स्टूडेंट की ही बात नहीं है, बल्कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के भी साहस से बड़ा नहीं है। अगर मनुष्य हार गया, अपने आप में लड़ा ही नहीं, तो हार ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए आप लड़िए, ज्यादा से ज्यादा लड़िए, जहां हो सके, जहां तक हो सके वहां तक लड़िए। फिर उसके बाद तो ना तो अपना बस है, ना तो आपका बस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। और हमने आप सभी को 52 से लेकर आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक की बात कर दी थी, और यहाँ तक महाभियोग की बात हो गई थी। और मैंने आप सभी लोगों को बताया भी था, पकानी कोका द्वयो दशम की बात मैंने की थी। ये आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 से लेकर 61 तक की इनके बीच अनुच्छेद आ जाते हैं। केवल इतना ही नहीं रखना है आपको कि याद करना है, आपको तो एग्जाम भी निकालना है ना। तो इसलिए काफी चीजें ऐसी हो जाती जो कभी कभी आपको लगता है कि हो सकता है ट्रिक से याद हो जाए, क्योंकि याद ही तो करना नहीं है ना। आप एग्जाम हॉल पर जो बच्चा अभी आपको, अगर मान लीजिए समझ में आ रहा, 10 दिन तक आपको याद रहेगा, जिस बच्चे को ये चीजें 6 माह तक अंदर रहेंगी, वो हर हाल में एग्जाम क्लियर कर लेगा। चलिए, ये तो आपके ऊपर की बात हो जाएगी, क्योंकि ये आप पर निर्भर करता है पकानी कोका द्वयो दशम कैसे आप याद करेंगे, और प्रयास करेंगे कि आप उसे याद कर लीजिएगा। चलिए, आर्टिकल 62 क्या कहता है, उसी के आगे से बात करेंगे हम। तो आर्टिकल 62 यहाँ कहता है राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना। देखिए, राष्ट्रपति जी का जो पद होता है तो बहुत ही किस तरह वो रिक्त हो सकता है। आर्टिकल 62 में कहा गया किस तरह वो रिक्त होगा। तो राष्ट्रपति का पद 5 स्थितियां या 5 परिस्थितियों में रिक्त होता है। जैसे कार्यकाल को समाप्ति, कार्यकाल की समाप्ति हो जाए, तब महाभियोग की प्रक्रिया जो बहुत जटिल थी, मैंने बताया कि जब इसको आरंभ किया जाता है तो 1/4 सदस्य लाए जाते हैं, और जब इसे पारित करना होता है तो 2/3 सदस्य होने चाहिए। या त्याग पत्र दे दे, या मृत्यु हो जाए, या निर्वाचन अवैध हो जाए। इन 5 प्रक्रियाओं से क्या होगा, राष्ट्रपति जी का पद रिक्त हो जाएगा। आर्टिकल 62 कहता है ये चीख करके। और अगर राष्ट्रपति जी का पद रिक्त हो गया है तो इसे हर हाल में 6 माह के अंदर भर देना है। किसमें? 6 माह के अंदर। तो 6 माह के अंदर भरने का मतलब है, क्या बचे हुए कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना जाएगा, कि मान लीजिए 2 साल का राष्ट्रपति ने शासन कर लिया, और या अपना 2 साल तक शासन किया और 3 साल बच गए, तो जो नए राष्ट्रपति जी आएंगे 6 माह बाद, हर हाल में 6 माह के बाद इनका जो रिक्त है, पद रिक्त, इसे भर लेना है। तो क्या उनको 3 साल का शासन करने को मिलेगा, या 3 साल तक वो अपने पद पर बने रहेंगे? नहीं, राष्ट्रपति जी का पद बहुत बड़ा है, इसलिए वो 3 साल नहीं, जब भी वो निर्वाचित होंगे वो 5 साल के लिए ही होंगे। कब तक के लिए होंगे? 5 साल के लिए होंगे। ठीक है, चलिए, कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में वही राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसके उत्तराधिकारी का
निर्वाचन ना हो जाए। शेष 4 स्थितियों में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को लाया जाता है। अब तक 2 राष्ट्रपति की मृत्यु उनके अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी, जबकि 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। देखिए 2 राष्ट्रपति ऐसे थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल पर होते होते ही हो गई थी, मतलब उनका कार्यकाल चल रहा था और उनकी मृत्यु हो गई थी। कितने लोगों की? तो आप कहेंगे अब तक सिर्फ और सिर्फ 2 राष्ट्रपति जी हैं, इनको याद रखेंगे। और अभी तक 3 ऐसे राष्ट्रपति जी बन चुके हैं जो कार्यवाहक के रूप में कार्य कर चुके हैं, मतलब उनको या तो उप राष्ट्रपति के पद से उठाकर लाया गया, ठीक है, इस तरह से, या मुख्य न्यायाधीश के रूप में उठाकर लाया गया। आइए देखते हैं कौन थे। जैसे वीवी गिरी 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक जाकिर हुसैन के बाद आए थे, ठीक है, जाकिर हुसैन के बाद आए थे, ठीक है। अगला है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक वीवी गिरी के त्याग पत्र के कारण आए मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी रहे, मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी रहे, उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे और कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर भी रहे। इन्होंने तीनों बड़े पदों को सुशोभित किया है, ठीक है ना, बड़े पदों को देखेंगे ध्यान से। आगे कहा गया बीडी जत्था 11 फरवरी से लेकर 1977 तक 25 जुलाई 1977 फखरुद्दीन अली अहमद के मृत्यु के कारण आए थे, ठीक है। किसके कारण आए थे? तो आप कहेंगे फखरुद्दीन अली अहमद के मृत्यु के कारण ये आए थे। चलिए अब आगे कुछ आपके शक्तियां दी गई हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास बहुत शक्तियां हैं, बहुत ढेर सारी शक्तियां हैं। आइए एक एक करके बात करेंगे और इन क्लासों को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर भी करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर कहा गया यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति जी ने मान लीजिए उनके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया गया, क्या अवैध घोषित कर दिया गया, तो क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में जितने कार्य किए हैं क्या उनके कार्यकाल या उनके कार्य को अवैध घोषित किया जाएगा? तो नहीं किया जाएगा। उनके द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी कार्य स्वयं नहीं करते हैं बल्कि मंत्रिमंडल के सिफारिश पर करते हैं। क्योंकि मैंने आप सभी को बताया कि वास्तविक प्रधान कार्यपालिका का या एग्जीक्यूटिव का कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये यूं कहे स्टंप के तौर पर कि जहां नहीं वहां इनका मोहर लगाना कार्य किसका? राष्ट्रपति जी का, ठीक है ना। तो वास्तविक कौन है? तो प्रधानमंत्री जी है, और प्रधानमंत्री मतलब मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही ये कार्य करते हैं। इसलिए अगर राष्ट्रपति जी का निर्वाचन अवैध होता है, निर्वाचन अवैध घोषित होगा तो उनके कार्य को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम हॉल पर आपको कथन और कारण में देखने को मिल सकता है, तो इसे आप भुलाइएगा नहीं। बहुत अच्छी बात है, यह बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से, ठीक है ना, कि क्या राष्ट्रपति के जब अवैध को राष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित किया जा सकता है तो कारण बताया जा सकता है कि राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य को अवैध घोषित किया जा सकता है। आपसे अब फिर पूछा जाएगा कथन ये सही है और व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो नहीं किया जा सकता है, सीधी सी बात है। राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियां क्या है देखेंगे, विभिन्न शक्तियां, और काफी इंपॉर्टेंट ये शक्तियां मानी जाती हैं। देखिए कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां। देखिए कार्यकारी शक्तियों को आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं। क्या कहेंगे? एग्जीक्यूटिव पावर। विधायी शक्तियों को आप क्या कहेंगे? लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है। अभी इनकी एक एक बात चर्चा है, व्याख्या भी है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। वित्तीय शक्तियां मतलब फाइनेंस, जैसे बजट वगैरह आएगा इसी में, तो बजट कौन पेश करता है? तो राष्ट्रपति जी पेश करते हैं। बस
बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बजट नहीं आता है। बस आपकी वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय के जो मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वो बस बजट पेश करती हूँ, पढ़ेंगी। एक समय ऐसा था कि मंत्री जी बीमार थे, अरुण जेटली जी के मतलब कार्यकाल पर, और वो मतलब उनकी तबीयत थोड़ा खराब थी, तो उनकी जगह कोई और बजट पेश कर दिया था। पीयूष गोयल जी शायद थे, मुझे बिल्कुल एकदम क्लियर नहीं है, शायद पीयूष गोयल जी ने बजट पेश किया था या पढ़ा था। तो इसलिए देखिए शक्तियां किस पर है, राष्ट्रपति जी के पास है। बजट पेश करना, निधि उन पर जो संचित निधि होती है, आकस्मिक निधि जो होती है, अगर राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तो निधि देगा ही नहीं। बजट पेश कर दीजिए कि उत्तर प्रदेश को लगभग 6 लाख करोड़ रुपए मिले, और राष्ट्रपति साइन ही नहीं करेगा तो ले लो 6 लाख रुपए, अचार डालबो, तो कुछ नहीं करेंगे। जब तक राष्ट्रपति जी के साइन नहीं आएंगे तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। आइए आगे कहा गया है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों में देखिए, जैसे आपकी कुछ ऐसी शक्तियां हैं, जैसे आपकी न्यायिक शक्तियों में बहुत सी ऐसी शक्तियां आएंगी, तो अभी बात करेंगे उनकी सारी व्याख्या है। सैन्य शक्तियां, जैसे तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, आपका प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां, बहुत ही पावरफुल शक्ति होती है ये वाली, इमरजेंसी शक्तियां बहुत पावरफुल। इसमें इन सब में तो प्रधानमंत्री जी का हाथ रहता है, ठीक है। और विशेष शक्तियों सब जगह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, क्योंकि अध्यादेश जारी करना हो या विधायी शक्तियां लाना हो या कार्यपालिका शक्ति लानी हो या आपकी कार्यकारी शक्तियां लानी हो, सब में प्रधानमंत्री जी का हाथ रहता है, ठीक है ना। वही लाते ही हैं, बस इनसे साइन करवाना रहता है। लेकिन आपातकालीन शक्तियों में प्रधानमंत्री जी को भी राष्ट्रपति साइड कर सकते हैं। चलो निकलो यहाँ से, हमें जो करना है अब हम देख लेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा इनके बीच में इनका एक पावर है सबसे पावरफुल, कि मूल अधिकार तक भी हमारे छीन लिए जाते हैं। अभी कुछ बच्चे कहेंगे हाँ मूल अधिकार में आर्टिकल 20 और 21 नहीं छीना जाता है। हाँ, 20 और 21 को नहीं छीना जाता, आपको जीने की स्वतंत्रता दी गई है, आप जिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस जीने तक की स्वतंत्रता दी गई, बाकी आपकी खोपड़ी ओपड़ी सब फोड़ दी जाती है, कोई समस्या नहीं है। हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, खोपड़ी ओपड़ी फोड़ दी जाएगी, केवल 20 और 21 को छोड़ करके, ठीक है। 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सारे काम यहाँ और कर लिए जाते हैं। चलिए आइए अब एक एक करके देखते हैं। देखिए कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियों का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव करना। एग्जीक्यूट मतलब क्या होगा, संविधान लागू करना। विधायी शक्ति मतलब संविधान बनाना, और कार्यकारी शक्तियां मतलब एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है संविधान को मतलब कानून को लागू करना। देखिए कहा गया इसके तहत राष्ट्रपति कार्य संचालन हेतु विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। अब हर जगह तो राष्ट्रपति जी जा करके साइन नहीं कर सकते ना, हर जगह राष्ट्रपति जितना भी कार्यकारी शक्तियां या जितने भी कार्यकारी कार्य होते हैं उन पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होते हैं, तो वो अपने बंदे रखते हैं। क्या रखते हैं, अपने बंदे रखते हैं। अब यूं कह सके ताकि आपको समझने में आसानी हो, जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री देखिए आप जा करके अब घर घर प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी के कौन होंगे, मंत्री होंगे। अब घर घर जाके मंत्री नहीं जाएंगे तो उनके क्या होंगे, सांसद। अब घर घर सांसद नहीं जाएगा तो विधेयक, इस तरह, अरे विधेयक कह रहे हैं, उनके क्या विधायक होते हैं ना, विधायक होते हैं इस तरह। तो क्या होंगे, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री को उन्होंने पावर दे दिया है कि आप ये कर सकते हो जितने। यूपीएससी, अब जा करके देखिए यूपीएससी में जो अध्यक्ष होंगे वो कौन नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति, ठीक है ना। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष या मंत्री होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनको कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल वित्त आयोग कितने में, आर्टिकल 280 के तहत। महान्यायवादी राष्ट्रपति, नियंत्रक महालेखक परीक्षक राष्ट्रपति, ठीक है। तो मतलब क्या है, मतलब इन लोगों को कार्य दिया गया राष्ट्रपति के तौर पर कि जाइए आप ये विभाग में ये काम करेंगे। ये इन्होंने किया कि आप जाकर कार्य, देखो अब हम जगह जगह जाकर कार्य नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, राष्ट्रपति केवल भाषण दे सकता है, साइन। अब रोज न जाने कितने कानून लागू होते हैं, तो हर जगह जा जा करके राष्ट्रपति थोड़ी ना साइन करे। इसलिए उसने क्या किया, अपने देखिए अपने निर्वाचित मतलब नियुक्ति की इनकी, यूपीएससी में यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति, वित्त आयोग की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, नियंत्रक महालेखक परीक्षक की नियुक्ति। तो क्या होंगे ये, इनके अंतर्गत आएंगे, किसके, प्रेसिडेंट के अंदर। ठीक है, प्रेसिडेंट के ये क्या होंगे, बंदे होंगे। ठीक है, आगे कहा गया भारत में सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम एवं हस्ताक्षर से ही किए जाते हैं। भारत में जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर और उनके हस्ताक्षर पर किए जाते हैं। अब वो जगह जगह तो जाएंगे नहीं, इसलिए सबको अपने अपने एक विभाग बना दिया कि आप इस पे काम करोगे, मेरे नाम का साइन होगा, सब कुछ होगा, आप अच्छे से काम करिएगा। आगे आता है विधायी शक्तियां। इसके तहत राष्ट्रपति नियम कानून बनाने से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हैं। यह संसद के 17 अवसान तथा 17 आहूत करते हैं। अब देखिए, ये संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर न कर दे तब तक विधेयक कानून नहीं बन सकता है। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति जी कानून पर हस्ताक्षर न कर दें या विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर देते तब तक विधेयक कानून नहीं बनेगा। अधिवेशन बुलाते हैं। अब देखिए विधायी लेजिस्लेटिव मतलब अब कहां, अब संसद में ये क्या करेंगे, संसद में अधिवेशन बुलाते हैं। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा को। ठीक है, अब क्या करेंगे, लोकसभा राज्यसभा में क्या करेंगे, अधिवेशन बुलाते हैं, 17 अवसान करते हैं, 17 आहूत करते हैं और यहाँ की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। कौन करेगा, स्पीकर करता है। अब कहा गया जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर न कर दे तब तक विधेयक कानून नहीं बन सकता है। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत आपके आएंगे जैसे वीटो पावर आता है। राष्ट्रपति जी चाहे तो वीटो पावर, जेबी वीटो पावर जो है वो अपनी जेब पर रख सकते हैं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई कुछ भी नहीं। और जेबी वीटो एक बार अपनी जेब पर रखा भी गया था, वीटो पावर, इसी को जेबी पावर भी कहते हैं ना, जेबी पावर अपनी जेब पर एक बार रखा भी गया था ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल में। ठीक है, याद रखें, आज तक उसमें हस्ताक्षर नहीं हुआ है। ठीक है ना, चलिए आगे कहा गया जैसे लोकसभा में 2 का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा होता था, अब नहीं, अब तो निरस्त कर दिया गया। ठीक है, देखिए बता दिया गया आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में राष्ट्रपति किसका नयन करते थे, तो आप कहेंगे लोकसभा में 2 का नयन करते थे, 2 सदस्यों का मनोनयन करते थे। ठीक है ना, और लोकसभा में, राज्यसभा में 12 सदस्यों का। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध, देखिए आर्टिकल 332 कहता है कि राज्य विधानसभा में SC/ST को आरक्षण राज्यपाल द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये बात कही गई है कि राज्य विधानसभा में SC/ST को आरक्षण राज्यपाल द्वारा दिया गया, ना कि राष्ट्रपति द्वारा दिया गया, आर्टिकल 332 के तहत। वित्तीय शक्तियां क्या होंगी, वित्तीय शक्तियां, ये शक्तियां बड़ी इंपॉर्टेंट है और इनमें बस ये है आपको समझना है। इसके तहत राष्ट्रपति आपात स्थितियों में 500 करोड़ रुपए तक की राशि आकस्मिक निधि से दे सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ गई, एकाएक बाढ़ आ गई, तो ये तो आकस्मिक निधि के अंतर्गत आएगा ना। अब किसी को मतलब आकस्मिक आया ना, अब किसी को पता थोड़ी ना था कि आपात स्थिति, ऐसी भी स्थिति आ जाएगी कि बाढ़ आ जाए और इतना सब कुछ डूब जाएगा। ठीक है ना, तो अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो 500 करोड़ रुपए में कुछ पैसे दे देंगे। मान लो 200 करोड़ दे दिए, तो आप लोग भी सोचेंगे 200 करोड़ रुपए थोड़े थोड़ी ना होते, बहुत होते, लेकिन एक राज्य के लिए शायद ये थोड़े होंगे। ठीक है ना, राज्य में हम आप केवल नहीं है, बहुत लोग हैं। ठीक है ना, यहाँ पर 21 करोड़ जनता है लगभग, तो 21 करोड़ जनता के लिए ये थोड़े पैसे फिर माने जाते हैं। मतलब एक राज्य के लिए, अब इसके
आएगा पैसा, कुछ तो नुकसान होगा नहीं, बहुत नुकसान हो गया। तो ये आकस्मिक निधि के, लेकिन जब तक राष्ट्रपति जी के साइन नहीं होंगे तब तक पैसा नहीं देगा। बाढ़ आएगी, बाढ़ चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। तो अगर इन्होंने साइन कर दिया तो पैसा मिल जाता है, वैसे मिल जाता है। जैसे आपका अभी कोरोना काल आया था ना। संरक्षित निधि से धन निकालने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना होता है, बिना अनुमति के कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, अनुमति लेना होता है। केंद्र तथा राज्य के बीच में टैक्स का बंटवारा के लिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। केंद्र और राज्य के जो टैक्स होता है, कर का बंटवारा के लिए वित्त आयोग, जो आर्टिकल 280 के तहत है, बार बार, और जब आर्टिकल 280 तक पहुंचेंगे तब तो आपको धमाकेदार तरीके से पढ़ाया ही जाएगा। देखिए न्यायिक शक्तियां क्या होती हैं, बस न्यायिक शक्तियां आज पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ा लंबा है, और हो सकेगा तो न्यायिक शक्तियां देखते हैं कहां तक जाती हैं। न्यायिक शक्तियां आर्टिकल आपके अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं। क्या है? क्षमादान की शक्तियां हैं, ठीक है। राष्ट्रपति क्षमादान करने से पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेते हैं। किसकी सलाह लेंगे? गृह मंत्रालय की सलाह लेते हैं। राष्ट्रपति 5 प्रकार से किसी सजा को माफ कर सकते हैं, यहां तक कि मृत्यु दंड को भी ये माफ कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है ना। एक राष्ट्रपति जी ही ऐसे हैं भारत पर, मतलब एक राष्ट्रपति जी के पास ऐसा पावर है कि मृत्यु दंड को भी ये समाप्त, शून्य घोषित कर सकते हैं, शून्य कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन। देखिए पहला है क्षमा। कौन सी क्षमा? जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह माफ करता है तो उसे क्षमा कहा जाता है। अगर मान लीजिएगा कि आपने बहुत छोटी मोटी, बहुत बड़ी या बहुत छोटी मोटी, छोटा मोटा कोई दुस्साहस किया है या कोई अपराध किया है और राष्ट्रपति जी के सामने आप क्षमा याचना मांगने पहुंचे, अगर राष्ट्रपति जी को लगा कि ये गलती से हो गया है, या आपके माता पिता को ये, मतलब आपके माता पिता की तरफ से सोचे कि इनका एक ही बेटा है, इसे क्षमा कर देना चाहिए क्योंकि इनके बुढ़ापे की लाठी यही बनेगा चल के आगे, तो इस तरह की स्थितियों में फिर वो क्षमा कर सकते हैं और क्षमा कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए पहली तो ये हुई लघुकरण। लघुकरण, इसमें राष्ट्रपति सजा के प्रकृति को बदल देते हैं किंतु समय नहीं घटाते हैं। मान लीजिए आपको लघुकरण में क्या होता है कि आपको 5 वर्ष का कठोर कारागार हुआ, कारागार मतलब जेल हुई, कितने? 5 वर्ष का कठोर। कठोर का मतलब कि चक्की पीसिंग दे चक्की पीसिंग ना, चक्की पीसिंग कराना। तो ये क्या करेंगे? प्रकृति को तो नहीं बदलेंगे, प्रकृति को बदल देंगे किंतु समय नहीं घटाते हैं। प्रकृति का मतलब कि आपकी कठोर कारावास को किसमें? सरल कारावास में कर सकते हैं। कठोर को सरल में, सरल का मतलब कि आप केवल जेल में रहोगे बस, तो क्या कठोर को सरल में कर सकते हैं कि भाई आप आसानी से जेल में रह सकते हो, नो चक्की पीसिंग, लेकिन कितने साल तक? 5 साल तक। लघुकरण का प्रकृति को क्या करेंगे? प्रकृति को बदल देते हैं और समय को नहीं बदल। 5 वर्ष रहेगा तो 5 वर्ष ही रहेगा। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, फांसी की सजा को आजीवन कारावास। चलिए देखिए यहाँ पर बता दिया गया कि फांसी की सजा को आजीवन कारावास, इस साल कठोर कारावास को 10 साल साधारण कारावास या यूं कह सके सरल कारावास में बदला जा सकता है, ठीक है ना। इस साल 10 साल कठोर कारावास को यहाँ पर 10 रहा होगा, 10 साल कठोर कारावास को 10 साल साधारण कारावास में बदला जा सकता। फांसी को आजीवन में, अब मरने से तो बेहतर है आप जीवन भर जीवित रहेंगे, ठीक है। मरना तो सबको है, आपको भी मरना है, हमको भी मरना है, सबको मरना है। दुनिया में आए हो तो क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? एक खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, ठीक है ना। ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक कि रोते हुए आए थे और सोते हुए जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही था, रोते हुए आए थे और क्या करेंगे? सोते हुए जाएंगे, रोते हुए आए थे, सोते हुए जाएंगे। परिहार,
देखिए क्या करेंगे, इसमें राष्ट्रपति समय घटाते हैं, जैसे आपका 10 साल होगा तो 5 साल कर देंगे, किंतु प्रकृति नहीं बदलते हैं। ठीक है, अगर कठोर कारावास है तो कठोर कारावास ही रहेगा। एग्जाम्पल, 10 साल कठोर कारावास को 5 साल कठोर कारावास में बदलना, मतलब समय को बदलेंगे लेकिन आपकी प्रकृति को नहीं बदलते हैं। परिहार में ये बात कही गई, इसका उपयोग फांसी की सजा पर नहीं हो सकता है। इसका उपयोग फांसी की सजा पर क्यों नहीं, कैसे नहीं हो सकता है? क्योंकि परिहार, अब मान लीजिएगा कहा जाए आपको कि रात में 4 बजे आपको फांसी है, अब इसको टाला जाएगा क्या? अब इसको कम किया जाएगा कि आपको 2 घंटे, हम आपके साधारण परिहार से 2 घंटे पहले फांसी या 2 घंटे में फांसी देंगे, या 4 घंटे की फांसी अब आपको केवल 2 घंटे में फांसी। तो इसीलिए कहा गया कि किसी भी शब्द की इतनी भी बेइज्जती ना करो कि उसको भी शर्म आने लगे कि हमें फांसी पर भी शर्म आ रही है। ठीक है ना, तो मतलब फांसी की सजा पर नहीं हो सकता है। अब फांसी तो 1 घंटे की 2 घंटे की ही होगी, जो भी हो, अब उसको आप कहे कि अब आधे घंटे में ही आपको फांसी दी जाएगी साधारण कारावास के थ्रू ना, तो ऐसा नहीं करिएगा। ठीक है, विराम, देखिए विराम का मतलब है किसी बंदी कैदी का यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसके सजा को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक लगा देते हैं, जिसे विराम कहते हैं। क्या कहेंगे, इसे विराम कहते हैं। जैसे किसी कैदी के स्वास्थ्य, मान लीजिएगा कि उसको क्या हो गया, मान लीजिए उसको अंदर ही अंदर बैठे बैठे कैंसर हो गया, तो अब ये मतलब नहीं है कि उस बंदी को यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसके सजा को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक लगा देता है, जिसे विराम कहते हैं। इसी में आपका गर्भावस्था भी आती है कि महिला गर्भावस्था में है और किसी सजा को काटने के लिए जेल में, तो थोड़ा सा विराम उन्हें दे दिया जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। और अगर आप बीमारी, स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं है तब भी। संविधान बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से रच रच करके लिखा गया है कि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या भी ना आ पाए और आप संविधान से संबंधित हर एक कार्य कर सको। ठीक है, चलिए अगला है प्रतिलंबन या प्रविलंबन। ठीक है ना, प्रतिलंबन या प्रविलंबन होना चाहिए, विलंबन। ठीक है, राष्ट्रपति जब फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक लगा देता है तो उसे प्रतिलंबन कहते हैं। यह इसलिए लगाया जाता है कि कैदी यदा दया याचिका, मर्सी अपील कर सके। दया याचिका मैंने जैसे बताया कि अगर कैदी को लगे कि भाई हमने तो सजा, मतलब मैंने ऐसा कोई अपराध किया नहीं था लेकिन फिर भी हो गया, गलती से हो गया, मैं ये सोच कर नहीं गया था कि उसको मार ही डालूंगा, बस लड़ाई होते होते वो निपट गई किसी तरह, या निपट गया किसी तरह, या मर गई किसी तरह, तो अब उसको अगर फांसी की सजा सुनाए तो वो दया याचिका कर सके। कहां पर? राष्ट्रपति जी के सामने माफी मांग सके, बोल सके। तो ऐसे में राष्ट्रपति जी प्राविलंबन सोच विचार करेंगे, सोचते विचारते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, इसीलिए इसे प्राविलंबन कहते हैं, प्राविलंबन क्षमादान कहते हैं इसको। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ तक देखेंगे। आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति सिविल कोर्ट तथा सेना का कोर्ट, मार्शल कोर्ट दोनों की सजा माफ कर सकते हैं। एक ऐसे राष्ट्रपति जी हैं जो राष्ट्रपति सिविल कोर्ट, साथ साथ में सेना का कोर्ट जो मार्शल कोर्ट, दोनों की सजा माफ कर सकते हैं, फांसी की सजा को शून्य घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी के पास इतनी पावर होती है। राष्ट्रपति जी ऐसे ही नहीं पूरा देश चला रहे हैं, राष्ट्रपति जी के पास इतनी जबरदस्त पावर होती है तो चला रहे हैं। चलिए अगला कहा गया राज्यपाल भी सजा माफ कर सकता है, किंतु फांसी एवं सेना की सजा को माफ नहीं कर सकते, ना तो फांसी की और ना ही सेना की सजा को, क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति जी होते हैं, तो वही जो भी कुछ करेंगे वही करेंगे। और राज्यपाल जी सारे सजा माफ कर सकते हैं बगैर फांसी को, फांसी को छोड़ करके सारी सजाएं राज्यपाल जी माफ कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी फांसी भी माफ कर सकते हैं।
आगे कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी सेना की सजा को माफ नहीं कर सकता है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति भी सेना की सजा को माफ नहीं कर सकता, लेकिन भारत के राष्ट्रपति सेना की सजा को माफ कर सकते हैं। इसलिए भारत के राष्ट्रपति को थोड़ा सा शक्ति कहा गया है कि शक्ति है। अगला है सैन्य शक्तियां। देखिए, यह तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, अतः यह किसी देश से युद्ध विराम की घोषणा कर सकता है। अगर युद्ध होगा तब भी राष्ट्रपति जी के ही हस्ताक्षर होंगे, अगर विराम करना होगा तब भी राष्ट्रपति जी की ही अनुमति से विराम दिया जाता है। अगर किसी कहा गया तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, अतः किसी देश से युद्ध करना है, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, किसी से भी, तो कौन कहेगा? राष्ट्रपति जी आर्डर देंगे तभी होगा, और राष्ट्रपति जी रोक लगाएंगे तभी वो रुकेगा कि चलिए ठीक है, आप समाप्ति की तरफ चले और इसको आप समाप्त कीजिए। राष्ट्रपति जी के पास इतनी पावर है, ठीक है ना, राष्ट्रपति जी के पास। किसके पास? राष्ट्रपति जी के पास। और कहते हैं अहिंसा में इतनी ज्यादा ताकत होती है, जो हिंसा नहीं कर सकता वो अहिंसा करके दिखा देता है। अभी देखिए, किसान लोग बैठे थे दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, यहाँ वहां पूरे जहां पर बैठे थे, और अहिंसा से कैसे अपना बिल वापस करवा लिया, क्योंकि कोई भी बिल 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता है। अध्यादेश जारी करके उन्होंने लाया था, तो अध्यादेश में अभी आपको पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं ले। चलिए, राजनीतिक शक्तियां, यह भारत के राजदूत को विदेश में भेजता है। राजनीतिक शक्तियां मतलब राष्ट्रपति जी विदेश भेजेंगे, किसको? हमारे राजदूतों को, जो जापान में, चीन में, और जहां रूस में, अमेरिका में जो राजदूत होते हैं वो कौन भेजेगा? राष्ट्रपति भेजेंगे, तथा विदेशी राजदूतों को भारत में आने की अनुमति देते हैं। अब हमारे यहाँ जैसे हमारे देश के राजदूत अदर देश में जाते हैं या विदेश जाते हैं, तो उसी तरह विदेशियों के राजदूत हमारे देश में भी आते हैं, तो उनकी अनुमति राष्ट्रपति देते हैं। ऐसे नहीं आ जाते कि बस अरे हम राजदूत हैं चले आ रहे हैं ना, ऐसे कोई हमारे राजदूतों को लेता है कि भारत के राजदूत हैं तो हम रख ही लेंगे। राष्ट्रपति जी की अनुमति से ही सब कुछ होता है, ठीक है ना। चलिए, विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जाते हैं। जैसे किसी मंत्री को, विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेते हैं। जैसे विदेश मंत्री आपके जयशंकर जी, अगर जयशंकर जी को किसी विदेश जाना है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और अनुमति से ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे किसी भी देश विदेश घूमने, ठीक है, घूमने या अपना कार्य करने। चलिए, आपातकालीन शक्तियां। देखिए, आपातकालीन शक्तियां कई प्रकार की है। तो राष्ट्रीय आपात, देखिए राष्ट्रीय आपात में क्या क्या कहा गया है, अभी इसी के बाद फिर अध्यादेश आएगा। तो अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि जब कभी विदेशी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। आर्टिकल 352 में दिया गया क्या? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात की घोषणा कहाँ दी गई? आर्टिकल 352 के अंतर्गत। यहाँ बता दिया गया है, उसमें कुछ समझा। राष्ट्रीय आपात की कहा गया 352 में कहा गया है कि जब किसी विदेशी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसे राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन मिलना जरूरी है। यदि राज्यसभा अनुमोदन कर दिया और लोकसभा पहले से ही भंग हो तो लोकसभा का चुनाव होने के बाद 30 दिन के भीतर अनुमोदन करेगा। कुछ समझे कि नहीं? कहा जा रहा है कि अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो गई है तो 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन मिलना जरूरी है। अब मान लीजिए एक सभा भंग गई है, मान लीजिए लोकसभा भंग गई, राज्यसभा अनुमोदन कर दिया, और अब क्या होगा? लोकसभा पहले से भंग है तो लोकसभा का चुनाव होने के बाद लोकसभा का चुनाव होगा, और चुनाव होने के बाद 30 दिन के अंदर अनुमोदन उसको करना होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये पॉइंट खूब पूछे जाते हैं। 30 दिन के अंदर अनुमोदन करना हो। दोनों सदनों में अनुमोदन मिलने के बाद, अब दोनों सदनों से अनुमोदन मिल गए ना, मिलने के बाद आपात 6 माह तक लागू रहेगा। यह 6 माह तक लागू अनुमोदन
अनंत काल तक बढ़ाया जा, 6 माह पर आप अनुमोदन कर सकते हैं। 6 माह, हर 6 माह पर आपको अनुमोदन करना आवश्यक होता है। अगर आप 6 माह पर अनुमोदन करते रहेंगे तो ये अनियंत्रित काल तक, या जैसे यहाँ पर कहा गया अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। ये नहीं कि 3 साल 1 साल, अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल सिफारिश किए आपात लागू कर देता है तो इसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। अगर बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति सोचे हमारे पास तो पावर है, चलिए हमने इसको लागू कर देते हैं, तो इसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है, क्योंकि इसका कई बार दुरुपयोग भी हुआ है। इसलिए इस तरह के प्रावधानों को रोका भी गया। अगला कहा गया राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या होगा। देखिए, इसमें मूल अधिकार स्थगित कर दिया जाता है और देश का संघीय ढांचा प्रभावित हो जाता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो मूल अधिकारों को क्या किया जाता है, कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है और संघीय ढांचा लागू हो जाता है, संघीय ढांचा प्रभावित हो जाता है। संघीय ढांचा मतलब हम सब एक हैं, ठीक है ना, हम सब एक हैं, मिल करके ये सारी बातें होने लगती हैं। फिर संघीय ढांचा, अनुच्छेद 352 जब लागू रहता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है। 358 स्वतः लागू हो जाता है। परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 19 में दी गई विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं को स्थगित कर दिया। अगर 352 लागू हुआ तो फिर आप ये नहीं कर, हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें विदेश जाने की स्वतंत्रता है, हम कहीं भी बस सकते हैं, फिर आपको सूत दे देंगे और कहेंगे हमें सूतने की व्यवस्था है। ठीक है ना, तो इसलिए आर्टिकल 352 अगर लागू हुआ तो 358 स्वतः लागू हो जाता है और परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 3 को स्थगित कर दिया जाता है कि आप ना तो बोल सकते हो कि मीडिया गए हमें पूछने का अधिकार है, आपने आपातकाल क्यों घोषित किया, आपने आपातकाल की घोषणा क्यों की, मुझे बोलने का, मुझे पूछने का अधिकार है। तो मीडिया को पहले वहीं पकड़ के सूतेंगे और फिर उसके बाद बताएंगे कि हमें सूतने का भी अधिकार है। तो इसलिए जो लागू है उसे लागू रहने दीजिए। ठीक है, आर्टिकल 359 अभी उसी का भाग है। आर्टिकल 359 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को स्थगित कर सकते हैं। आपके आर्टिकल 20 और 21 नहीं स्थगित होते हैं। देखिए कहा गया छोड़कर। अब आर्टिकल 20 और 21 में क्या है, कोई कमेंट करके बताए कि आर्टिकल 20 और 21 में ऐसी कौन सी बात कही गई है जो इनको छोड़ दिया गया था। जल्दी से कोई है ऐसा जो बता सकता है, तो जल्दी से आप सभी लोग बताएं कि 20 और 21 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 21 में तो कहा गया है, सीधी सी बात है कि हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, हमें अपने प्राणों की रक्षा करनी। शरीर, दैहिक मतलब शरीर और प्राण की रक्षा करनी। आर्टिकल 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कि हमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि में भाई संरक्षण दो। ठीक है, तो इसलिए आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके राज्य सरकार शक्ति विहीन हो जाती है। क्या हो जाती है? शक्ति विहीन हो जाती है, क्योंकि राष्ट्रीय आपात लगा है। संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है, किंतु इसका प्रभाव केवल 1 साल तक प्रभावित रह सकता है। अगर राष्ट्रीय आपात लगा है तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, किंतु इसका प्रभाव केवल 1 साल तक प्रभावित रहता है। आर्टिकल 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात? अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। देखिए कब कब लगा है। पहला लगा था आपका, ये वर्ष ये आपात है कि 1962 में चीन युद्ध के दौरान लगा था, 1971 में बांग्ला संकट में, 1975 में आंतरिक अशांति के तौर पर लगा था। याद रखेंगे, ठीक है ना, तीनों याद रखेंगे। 62 में, 71 में, 75 में, 62 में, 71 में, 75 में चीन बांग्लादेश और आंतरिक अशांति के कारण, चीन बांग्लादेश के संकट और अशांति के कारण। इसमें लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है।
मतलब बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव तो हो नहीं सकता है, तो जाहिर सी बात 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है और 6-6 माह में अनुमोदन करना रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही बार अनुमोदन होता है और सब कुछ समाप्त हो जाता है, कभी क्या हमेशा ऐसा ही हुआ लगभग। ठीक है, राष्ट्रपति शासन अब कल पढ़ाएंगे ना, अभी इसमें बहुत लंबा है, अभी इसमें कुछ टाइप भी हो रहा है मैटर, अभी तो इसमें काफी मैटर बचा हुआ है। अब आपका राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 जो है वो कल पढ़ाएंगे, और इसी में फिर वित्तीय आपात भी होगा आपका। ठीक है, ये राजकीय आपात का प्रभाव, वित्तीय आपात शायद नहीं है, अभी वित्तीय आपात तक इसमें अपलोड हुआ है, मतलब टाइप हो रहा है मैटर, और इसके बाद इसमें आगे कल पढ़ाएंगे, इसके आगे कल पढ़ाया जाएगा। और हो सकता है इसके बीच बीच में कुछ और भी मिलता रहे आपको, तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, राष्ट्रपति की राष्ट्रीय शासन तक की बात कर लिए और आगे राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे। तो आर्टिकल 352 आप अच्छे से पढ़िएगा, और आर्टिकल 62 के अंतर्गत क्या क्या शक्तियां दी गई, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियों पर क्षमादान शक्तियां दी गई हैं, इन सभी बातों को आप याद रखेंगे। किसमें क्षमा किया गया, किसे लघुकरण किया गया, किसे परिहार किया गया, सारी शक्तियां आपको एक बार में रटी होनी चाहिए, ताकि आपको जब भी पढ़ने बैठे तो आपको लगे कि हाँ ये सारी चीजें पढ़ाई गई थी। और प्राविलंबन, विराम की स्थिति, परिहार की स्थिति, लघुकरण की स्थिति और क्षमादान की स्थिति, ये सारी स्थितियां आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद इसमें जल्दी से जहां होता है फिर इसके PYQ करवाएंगे। और तब तक के लिए आप सभी के बीच ये क्लास आज यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।